अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अपनी नौयत का खौफनाक नावल आसेब, राइटर विलियम पीटर ब्लाय, तर्जुमा मजरुल हक अलवी। एपिसोड 1। धूप की तपिश से बूढ़े के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। इसके बावजूद उसने गर्म मीठी चाय के फिंजान को अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान यूं ले लिया जैसे उन्हें गर्म करना चाहता हो। एक किस्म का अनजाना अंदेशा उसके दिल से चिपक गया, सर्द भीगे पत्तों की तरह जिसे वह झटक ना सकता था। कुछ होकर रहेगा, वो जरूर होगा जिसका उसे खौफ था। खुदाई पूरी हो चुकी थी, परत दर परत, और फिर जमीन के अशिया में से कबल मसीह की जो चीजें मिली थीं उन्हें मजबूत बक्सों में बंद करके जहाज पर चढ़ा दिया गया। मिट्टी में अटे हुए कांच के दाने, टूटे हुए बुत, जंग आलूद गहने, टूटे फूटे प्याले, बर्तन या उनके टुकड़े, कोई खास चीज न थी। सीरियाई तर्ज का एक सिंगार दान था, हाथी दांत का, और एक पंजा, किसी आदमी का कायनाती कर्ब और अजियत की यादगार, जिसे देखकर उसने सोचा था कि ये मामला अजाजील का तो नहीं, जो बारगाहे एजदी से ख्वार होकर ऐसा झुंझलाया है कि बनी आदम का ही दुश्मन बन गया है। उस वक्त उस पिंजर को देखकर उसने यूं सोचा था, लेकिन अब वो जान गया, बेहतर तौर पर जान गया। मलेठी और तमोलस की बू ने उसकी निगाहों को जैसे घसीट कर सामने की पहाड़ियों की तरफ मोड़ दिया। पहाड़ियों पर बहुत से पौधे थे जो पोस्त के डोडों से लदे हुए थे। खशखाश और अफ्यून उनके पीछे मैदान थे, नरसलों से भरे हुए, और एक पथरीला रास्ता गुजर रहा था टीलों के दरमियान से। नरसलों से बचता हुआ, बल खाता हुआ रास्ता जो बढ़ता चला गया था उस तरफ जहां खतरा था। शुमाल मगरिब की तरफ मूसल था, मशरिक में अरबैल, जुनूब में बगदाद और खरकोक और जहन्नुमजार नीबू शौंजर। बूढ़े ने मेज के नीचे अपनी टांगें फैलाकर सड़क के किनारे वाले तन्हा चाय खाने की तरफ लंबी कर दी और घास के दागों वाली अपनी खाक की पतलून और जूतों की तरफ देखने लगा। खुदाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन इब्तदा क्या थी? उसने इस ख्याल पर से खाक झाड़ दी जैसे किसी सदियों पुरानी चीज पर से खाक हटा रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता, एहतियात से। लेकिन इस सवाल का जवाब उसे न मिला। इस ख्याल को वो समझ न सका। कोई चाय खाने में से निकल आया। चाय खाने का बूढ़ा मालिक अपने रूसी बनावट के जूतों से धूल उड़ाता उसकी तरफ आ रहा था। जूते उसने चप्पलों की तरह पहन रखे थे। जूतों का पिछला मुड़ा हुआ हिस्सा उसकी एड़ियों तले दबा तकलीफ से करा रहा था। चाय खाने के मालिक का साया लकड़ी की खुरदरी सतह वाली मेज पर रेंग आया और फिर थम गया। कामान शाही शवागा खाकी लिबास वाले बूढ़े ने नफी में सर हिलाया और चाय खाना के मालिक के धूल में अटे हुए जूतों की तरफ देखा जो अपनी जिंदगी से नाला थे। कायनाती अशिया। खाकी लिबास वाले बूढ़े ने सोचा, मादा, लेकिन आखिर में रूह, सिर्फ रूह। उसके नजदीक रूह और जूते किसी ऐसी शय की अलामत थे जो बड़ी बुनियादी थी, मरकजी थी। एक ऐसी शय जो बिल्कुल इब्तदाई और कदीम थी और बिल्कुल मुख्तलिफ। साया मेज पर से हट गया। बूढ़ा कुर्द एक पुराने कर्जी की तरह खड़ा रहा। खाकी लिबास वाले बूढ़े ने कुर्द की जाला पड़ी और फैली हुई पुतलियों वाली आंखों में देखा। पहले उसे ये बूढ़ा कुर्द पसंद न आया था, लेकिन अब वो उससे प्यार करता था। खाकी लिबास वाले ने अपना बटुआ निकाला और उसने हाथ डालकर उसमें सिक्का तलाश करने लगा। चंद दिनार, एक इराक की ड्राइविंग लाइसेंस, 12 साल पुराना प्लास्टिक का एक कार्ड कैलेंडर जिसकी तारीखों के हिंद से मिट गए थे। उस कार्ड की पुष्ट पर एक कीमती सतर थी। जो हम खैरात करते हैं वही हम अपने साथ इस दुनिया से ले जाते हैं। ये कार्ड ईसाइयों की जमात जेरोइट मिशन ने छपवाया था। खाकी लिबास वाले बूढ़े ने चाय का बिल और रेजगारी मेज पर रख दी जिसका रंग धुंधला उदास था। वो अपनी जीप के पास पहुंचा, उसमें कुंजी घुमाई तो उसकी हल्की सी आवाज भी खामोशी में जैसे गूंज गई। सामने दूर एक टीले पर अरबील की शिकस्ता छतें नजर आ रही थीं, खंडर और बुर्ज आसमान पर बादल के पसे मंजर में उठे हुए, जैसे दुआए खैर के लिए उठे हुए संगी हाथ। अनजाने खतरे के अंदेशे से सर्द भीगे पत्ते और भी सर्द हो गए, उसके दिल से और भी मजबूती से चिपक गए। कोई चीज मुंतजिर थी। खुदा हाफिज शवागा। कुर्द मुस्कुरा रहा था, उसके सड़े हुए दांत नजर आ रहे थे। वो हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कह रहा था। खाक की लिबास वाले बूढ़े ने एक झुरझुरी ली। उसके मैदे में बर्फ की सिला पड़ी जिसकी ठंडक उसके रगो रेशे में सरायत कर रही थी, उसके वजूद पर हावी हो रही थी। वो कोशिश करके मुस्कुराया,
اور کرد کی طرف ہاتھ ہلا دیا۔ اس نے کرد کی طرف منہ موڑا ہی تھا کہ مسکراہٹ خود بخود غائب ہو گئی۔ اس نے جیپ سٹارٹ کی، اسے موڑا اور اب وہ موصل کی طرف جا رہا تھا۔ کرد اپنی جگہ پر کھڑا رہا، وہ جیپ کو جاتے دیکھتا رہا۔ وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کی زندگی میں سے نکلی جا رہی تھی۔ اس احساس سے وہ خود بھی حیران تھا۔ کیا چیز تھی جو چلی گئی؟ کیا چیز تھی جسے وہ جانے والے اجنبی کی موجودگی میں محسوس کر رہا تھا؟ سلامتی قسم کی کوئی چیز۔ اسے یاد آیا، خاکی لباس والے اجنبی کی موجودگی میں وہ جیسے محفوظ تھا، لیکن کس سے محفوظ تھا؟ لیکن کا وہ احساس، وہ سلامتی دور ہوتی ہوئی جیپ کار کے ساتھ دور ہوتی جا رہی تھی۔ بوڑھا کرد تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ جیسے تنہا تھا، بے سہارا۔ عجیب بات تھی یہ تو، کوئی خاص بات تھی اس خاکی لباس والے بوڑھے میں۔ صبر آزما اندراجات 6:10 پر ختم ہوئے۔ آثار قدیمہ کا محافظ، جو لٹکے ہوئے گالوں والا عرب تھا، رجسٹر میں آخری اندراج کر رہا تھا۔ اس نے رجسٹر پر سے سر اٹھایا، قلم دوات میں ڈبویا اور اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ خاکی لباس والا بوڑھا کسی خیال میں غرق تھا۔ وہ میز کے قریب جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اور جیسے ماضی کی کوئی پراسرار سرگوشی سن رہا تھا۔ محافظ اسے دیکھتا رہا اور پھر رجسٹر پر جھک گیا۔ خاکی لباس والا بوڑھا بت کی طرح کھڑا رہا، بے حس، بے حرکت۔ محافظ نے اندراج مکمل کر لیا، لمبا سانس لے کر قلم رکھ دیا اور گھڑی میں وقت دیکھا۔ بغداد جانے والی گاڑی 8 بجے چھوٹتی تھی۔ محافظ نے جاذب سے روشنائی خشک کی اور اپنے دوست کے لیے چائے پیش کی۔ خاکی لباس والے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا، نگاہیں میز پر کسی چیز پر مرکوز تھی۔ عرب محافظ اسے دیکھتا رہا۔ وہ بے چینی محسوس کرنے لگا۔ کچھ تھا، فضا میں کچھ تھا۔ کیا تھا؟ عرب محافظ اٹھ کر قریب آیا، دفعتاً۔ اس نے اپنی گدی پر سوئی کی چبھن محسوس کی۔ خاکی لباس والے نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھا ہوا گنڈا اٹھا لیا۔ ایک منتر، ایک تعویذ، سبز پتھر سے تراشا ہوا۔ دور قدیم کے دیوتائے شر، ابلیس اور شیطان، پازوزو کا سر تھا وہ۔ پازوزو جنوبی مغربی طوفانی ہواؤں کا دیوتا، بیماری اور وبا کا دیوتا، تباہی اور بربادی کا دیوتا۔ پازوزو کے سر میں ایک سوراخ کیا گیا تھا جس میں دھاگا پرو دیا گیا تھا۔ اس گنڈے کے مالک نے اسے گلے میں پہنا ہوگا۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، بلاؤں سے بچنے کے لیے بلا کا اور شیطان سے بچنے کے لیے شیطان کا تعویذ۔ عرب محافظ نے ایک فرانسیسی رسالے سے اپنے چہرے پر پنکھا جھلتے ہوئے کہا۔ عرب کا دوست خاموش کھڑا رہا، بے حرکت رہا۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ عرب نے پوچھا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ مقدس باپ، خاموشی۔ فادر۔ خاکی لباس والے نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ سن نہ رہا تھا۔ وہ پازوزو کے گھنڈے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کھدائی میں یہ اسے آخری چیز ملی تھی۔ آخر کار اس نے سبز پتھر کا وہ سر میز پر رکھ دیا اور سوالیہ نظروں سے اپنے عرب دوست کی طرف دیکھا۔ کیا کچھ کہا تھا اس نے؟ کچھ نہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر بوڑھے عرب نے خاکی لباس والے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک خواہش ہے میری، آپ نہ جائیں، وہ بولا۔ اس کے دوست نے نیچی آواز میں چائے سے معذرت چاہی۔ کہا وقت کم ہے، اسے کام ہے۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے آپ گھر نہ جائیں۔ خاکی لباس والے نے عرب کی طرف دیکھا، لیکن دراصل وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ گھر، خاکی لباس والے نے دہرایا۔ یہ ایک لفظ اس کے انجام کی نشاندہی کر رہا تھا۔ امریکہ، عرب نے کہا اور پھر خود ہی سوچنے لگا کہ اس نے یہ کیوں کہا۔ خاکی لباس والے نے عرب کے دھوپ میں جھلسے ہوئے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے یہ بوڑھا پسند تھا۔ خدا حافظ، خاکی لباس والے نے تقریباً سرگوشی میں کہا، پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا شام کے دھندلکے میں چل دیا۔ وہ ایک سفر پر روانہ ہو رہا تھا، واپسی کا سفر، جس کی طوالت اور منزل کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ 1 سال بعد آپ سے ملاقات ہوگی، محکمہ آثار قدیمہ کے محافظ بوڑھے عرب نے چیخ کر کہا، لیکن خاکی لباس والے نے گھوم کر نہ دیکھا۔ عرب اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک تنگ سڑک عبور کر کے دوسری طرف پہنچا اور تیز رفتاری سے آتی ہوئی ایک خچر گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس گاڑی میں ایک بوڑھی عرب عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھی، چنانچہ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں اور بس۔ خاکی لباس والا کسی خیال میں غرق سر جھکائے چلتا رہا۔ شہر سے نکل کر وہ مضافات میں پہنچا اور دریائے ٹیگرس پار کر گیا۔ اس طرف آثار قدیمہ تھے، ہزاروں سال پرانے کھنڈر۔ ہر قدم کے ساتھ جو کھنڈرات کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کا یہ احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ مصیبت آنے والی تھی۔
एक खौफनाक, दहशतनाक मुसीबत। उसे मालूम करना था कि ये एहसास महज वहम था या एक हकीकत, और उस मुसीबत के मुकाबले के लिए उसे तैयार होना था। एक शय पर चौबी तख्ता रखकर पुल बना दिया गया। उसने उस पर कदम रखा तो वो उसके बोझ से चिरचिराया, लेकिन खाकी लिबास वाला तख्ता के एहतजाज से बेपरवाह उसे अबूर कर गया। और अब वो वहां था, वो उस टीले पर खड़ा हुआ था जहां कभी 15 दरवाजों वाला शहर नैनवा आबाद था। जंग, जो आशोरी कौम का पाया तख्त, उस कौम का जिसका हर फर्द बादशाह से लेकर एक आम आदमी तक दरिंदा और लुटेरा था, अब वो शहर खंडर बन चुका था, माजी के कब्रिस्तान में दफन हो चुका था। उस शहर का कुछ ना रहा, इसके बावजूद वो मौजूद था। फिजा उसके नापाक वजूद से बोझल थी। वो दूसरा जो खाकी लिबास वाले को ख्वाबों में परेशान किया करता। कुर्दी मुहाफिज ने अपने शाने से बंदूक उतार कर हाथ में ली और खाकी लिबास वाले की तरफ भागा। फिर उसे पहचान कर ठहर गया, मुस्कुराया, खाकी लिबास वाले को सलाम किया और आगे बढ़ गया। खाकी लिबास वाला खंडरात में आगे बढ़ा, नैनवा के मोहब्बत के करीब से गुजरा। वो अश्तार के मोहब्बत को पीछे छोड़ गया और अब वो आसूर बानी पाल के महल के खंडर में था। यहाँ पहुंचकर वो ठहर गया और तब उसने कनखियों से उस बुत की तरफ देखा जो एक सतून पर सबसे अलग खड़ा हुआ था। उसके 2 दंदानेदार बाजू थे, पैरों की जगह गिद्ध के पंजे, उज़्वे तनासल गंठीदार था और मुंह जहन्नमी मुस्कुराहट में खिंचा और खुला हुआ। ये आशोरियों का देवता था, शैतान पाजोजो। खाकी लिबास वाला एकदम से लड़खड़ा कर पीछे हट गया। अब वो जान गया था, अब उसे यकीन हो गया था, वो आ रहा था। खाकी लिबास वाले ने रेत की तरफ देखा, बढ़ते हुए अंधेरे सायों की तरफ देखा। दूर शहर में कोई वैशी कुत्ता भौंक रहा था और सूरज का सुर्ख गोला दुनिया के सिरे पर गायब हो रहा था। दफअतन सर्द हवा चलने लगी, यहाँ तक कि खाकी लिबास वाले ने अपनी खाकी कमीज के सारे बोताम लगा लिए। ये सर्द हवा जुनूब मगरिब की तरफ से आ रही थी। खाकी लिबास वाला पलटा और मूसल की तरफ उसे ले जाने वाली रेलगाड़ी की तरफ चल दिया। उसके दिल में सर्द बर्फीला यकीन घर कर गया था। जल्द, बहुत जल्द उसका सामना और मुकाबला इंसान के उस अजली दुश्मन से होगा। सूरज के बिखरते और फटते हुए जर्रात की रोशनी जिस तरह अंधेरों को आंखों के पर्दों पर नुमाया होकर मालूम हो जाए, यूं ही दहशत की इब्तदा को लोगों ने भुला दिया। या बाद में जो खौफनाक और लर्जा खेज वाकयात हुए वो इतने दहशतनाक और ऐसे मुसलसल थे कि उनकी खौफनाकी में उसकी इब्तदा या तो भूल ही गए या उनके ख्याल में इन वाकयात का ताल्लुक इब्तदा के उस मामूली बज़ाहिर मामूली वाक़े से हो ही नहीं सकता। ताहम यह हकीकत ही है कि ये बात की दहशतनाकी की इब्तदा थी। मकान किराए का था, खामोशी और उदासी, इश्क पेचा की बेलों में घिरा हुआ ईंट और चूने का वो पुरानी तर्ज का मकान वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन इलाके में था। सामने सड़क के उस पार से जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू हो जाता। मकान के पिछवाड़े ईंटों का अमूदी पुश्ता था जो एम सड़क तक चला गया था और उसके बाद गोला दरियाए पोतोमाक था। 1 अप्रैल की आधी रात थी। वो मकान खामोश था। मकी अपने बिस्तर में नीम दराज थी और आइंदा कल की शूटिंग के मंजर के मुकालमे देख रही थी। उसकी लड़की रेगान हॉल वाले कमरे में सो रही थी और निचली मंजिल की कोठरी में क्रिस के उधेड़ उम्र के मुलाजिम विल्ली और कार्ल सो रहे थे। रात के ठीक 12:25 पर उसने फिल्म के स्क्रिप्ट पर से सर उठाया। उसके माथे पर हैरत और उलझन की सिलवटें थीं। उसने खट खट की आवाज़ें सुनी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मुक्के मार रहा हो। ये अजीब आवाज़ थी, दबी हुई, गहरी, मुसलसल, गैर अर्जी, जैसे कोई मुर्दा दुनिया से कोई खुफिया पैगाम दे रहा हो। अजीब बात है, वो 1 2 3 लम्हों तक सुनती रही और फिर सर झटक कर स्क्रिप्ट की तरफ मुतवज्जा हो गई, लेकिन आवाज़ें जारी रहीं और मखल होती रहीं। क्रिस ने झुंझलाकर स्क्रिप्ट की फाइल बिस्तर पर पटक दी। क्या मुसीबत है ये? इन आवाज़ों की वजह मालूम करने के लिए वो बिस्तर में से निकल आई। वह हॉल की गुजरगाह में आ गई। उसने इधर उधर देखा, वहाँ कुछ ना था। ये अजीब आवाज़ें क्रिस की लड़की रेगान की ख्वाबगाह में से आती मालूम होती थीं। क्या कर रही है वो उस वक्त? वो आगे बढ़ी दबे पांव। जब वो हॉल कमरा अबूर कर रही थी तो ये आवाज़ें एकदम से बुलंद, तेज़ और ज़्यादा मुसलसल हो गईं। क्रिस ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो आवाज़ें फौरन बंद हो गईं। क्या मामला है ये? क्रिस की खूबसूरत 11 साला लड़की गहरी नींद सो रही थी और उसने एक मखमल का बड़ी आंखों वाला भूरे रंग का रीछ अपने सीने से भींच रखा था।
बरसों के प्यार से, बरसों की हम आगोशी से, बरसों के बोसों से रीछ का रंग उड़ गया था और मखमल खुरदरा हो गया था। क्रिस उस पर झुक गई। रिग, जाग रही हो? उसने सरगोशी में पूछा। रेगान ने कोई जवाब ना दिया। उसका सांस ऐसे ही चल रहा था जैसा कि नींद में चलता है, गहरी अटूट नींद में। क्रिस ने कमरे में निगाह दौड़ाई। हॉल कमरे की धुंधली रोशनी उस कमरे में आ रही थी। उसकी नजर रेगान की बनाई हुई पेंटिंग और उसके बनाए हुए चिकनी मिट्टी के खिलौनों पर पड़ रही थी। ठीक है रिग, मैं आ गई हूँ, कह दो अब। अप्रैल फूल। लेकिन क्रिस जानती थी कि रेगान ऐसी ना थी, वो शरीर ना थी, वो फितरतन शर्मीली और खामोश तबा थी। तो फिर ये आवाजें कौन कर रहा था? कौन था वो शरीर? हीटर की गर्म नलकियां या नल की नलियां थी ये जिनकी आवाज थी? उसे याद आया कि भूटान के पहाड़ों में वो एक बुद्ध साधु को घंटों तक देखती रही, जो ज्ञानो ध्यान में बेहिस्सो हरकत बैठा रहता था। आखिरकार उसने उसे जमीन से ऊपर उठते देखा। शायद ये उसका वहम था। ये वाकया उसने अपने दोस्त से बयान किया तो यही लफ्ज इस्तेमाल किया, शायद वहम। ये आवाजें, ये भी शायद उसका वहम हो। क्या हमाकत है ये। मैंने साफ आवाजें सुनी थी। एकदम से उसने छत की तरफ देखा। वहां से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखून से खुरच रहा हो। चूहे, खुदा की कसम, अटारी में चूहे। क्रिस ने इत्मीनान का सांस लिया। तो चूहे हैं गोया, अपनी लंबी दुम्में पिछाड़ रही हैं। और क्रिस ने यूं महसूस किया जैसे उसके दिल पर से एक बोझ सा हट गया हो। लेकिन फिर फौरन ही उसने एक और चीज महसूस की, ठंडक, बेइंतहा ठंडक। कमरा बर्फ की तरह सर्द हो रहा था। वह दबे पांव आगे बढ़ी, खिड़की के करीब पहुंची, उसे खींच कर देखा, बंद थी। उसने कमरे को गर्म रखने वाले आले को छू कर देखा, गर्म था। कमाल है, खिड़की बंद है, गर्म ताबा हरारत फैला रहा है, फिर ये बर्फीली ठंडक क्यों? हैरत ज़दा क्रिस आगे बढ़ी, अपनी बेटी के बिस्तर के करीब पहुंची और अपना हाथ हौले से रेगान के रुखसार पर रख दिया। वह शायर के ख्याल की तरह नर्म और नाजुक था और जरा नम। शायद मेरी ही तबीयत ठीक नहीं है। क्रिस ने अपनी बेटी की तरफ देखा। शफाफ रंग, खूबसूरत मासूम चेहरा और नाक की नोक जरा सी ऊपर उठी हुई। क्रिस के दिल में ममता ने जोश मारा और उसने बेख्तियार झुककर रेगान का माथा चूम लिया। तुम क्या जानो कितना चाहती हूं मैं तुम्हें, उसने आहिस्ता से कहा और अपने कमरे में वापस आकर स्क्रिप्ट उठा लिया। कुछ देर तक वो स्क्रिप्ट का मुतालिया करती रही। ये एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म थी, पुरानी फिल्म। मिस्टर स्मिथ गोज टू वाशिंगटन को चंद इजाफों के साथ नए सिरे से फिल्माया जा रहा था। उसमें कॉलेज के कैंपस का एक मंजर भी था। क्रिस इस फिल्म में काम कर रही थी। वो नफ्सियात के एक प्रोफेसर का किरदार अदा कर रही थी जो बागी तालिब इल्मों का साथ देती है और उसे इस मंजर और किरदार से नफरत थी। बकवास, एकदम कंडम सीन है ये, उसने सोचा। फिल्म और किरदार से ये सीन मेल खाता ही नहीं। और फिर तालिब इल्मों की बगावत, इसका सबब, और एक प्रोफेसर का उनका साथ देना, हमाकत, कोई मतलब ही ना था इसका। लेकिन ये क्या तुक है, उसने सोचा। नई और पुरानी नस्ल की खलीज, यही तो घपला है। मेरी उम्र 30 साल है और यानी नीरी बकवास है ये, बिल्कुल वाहियात। जरा सब्र करो क्रिस, उसने अपने आप से कहा। एक हफ्ते की तो बात ही है, दूसरे मनाजिर तो हॉलीवुड में सेट पर होंगे। आउटडोर के सिर्फ चंद मनाजिर हैं जो यहाँ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी कैंपस में फिल्माए जाने वाले हैं, जिनकी शूटिंग कल से शुरू हो जाएगी। ईस्टर की छुट्टियां थी और तुलबा अपने घर चले गए थे। उसे नींद आने लगी, पपोटे बोझल हो चले थे और पढ़ते पढ़ते एक ऐसे सफ़ा पर पहुंची जिसके किनारे कटे फटे थे। याद करके वो मुस्कुराई। ये उसके इंग्लिस्तानी डायरेक्टर की कारस्तानी थी। जब किसी वजह से वो बेचैन और परेशान होता, कांपते हाथों से खुले हुए और हाथ लगते सफ़ा के किनारे पर से एक लंबी धज्जी फाड़ लेता और मुंह में रख लेता, और फिर ये धज्जी उसके मुंह में जाकर गोली बन जाती और वो उसे चबाने लगता। बरके, प्यारा बरके। क्रिस ने एक जमाई ली और प्यार से स्क्रिप्ट के किनारों की तरफ देखा। ऐसा मालूम होता था जैसे एक एक सफ़ा कुतरा गया हो और उसे चूहे याद आ गए। ये नन्हे चूहे भी सुर ताल से वाकिफ हैं। क्या ताल में ठप ठप दुम बजाते हैं? और उसने याद कर लिया कि सुबह कार्ल से चूहे दान निकालने को कहेगी। उसकी उंगलियां ढीली हो गई। स्क्रिप्ट की फाइल छूट गई। उसने फाइल गिर जाने दी। वाहियात, एकदम कंडम सीन। नींद से बेजान होते हुए हाथ ने बढ़कर सरहाने की बत्ती बुझा दी। एक लम्हे तक वो बेहरकत तकरीबन नींद में पड़ी रही और फिर लातें चलाकर लिहाफ उतार फेंका। कमरा एकदम से गर्म हो गया था। पता नहीं कहां से शबनमी धुंध आकर खिड़की के शीशों से लिपट गई।
क्रिस पर नींद ने गलबा हासिल कर लिया और उसने मौत के मुतल्लिक ख्वाब देखा। एक अजीब और अनोखी मौत जो जैसी कभी थी ही नहीं, और कोई चीज टनटना रही थी। क्रिस का दम घुट रहा था, वो पिघल रही थी, गायब हो रही थी। अदम वजूद में तहलील हो रही थी और सोच रही थी, बार बार सोच रही थी, मैं ना होंगी, मैं मर जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए। हाय अब्बा, नहीं, उन्हें ना ले जाने दो मुझे, नहीं नहीं, मुझे अदम वजूद में तहलील ना होने दो। पापा पापा। वो पिघलती रही, मादूम होती रही और घंटी बजती रही। टेलीफोन। वो एकदम से बेदार हो गई। उसका दिल धड़क रहा था और उसका हाथ फोन की तरफ बढ़ रहा था और उसके मैदे में हल्कापन था। उसका दिल हल्का फुल्का था और फोन बज रहा था। उसने फोन उठाया। असिस्टेंट डायरेक्टर था। ठीक 6 बजे मेकअप रूम में। जान। अच्छा, तबीयत कैसी है जान? बाथरूम गई और जलन ना हुई तो समझ लूंगी कि अच्छी हूँ। वो हंसा। तो फिर मेकअप रूम में? ठीक है और शुक्रिया। उसने फोन रख दिया और चंद लम्हों तक बैठी ख्वाब पर गौर करती रही जो उसने देखा। ख्वाब न था बल्कि नीम बेदारी के आलम में एक ख्याल था, बिल्कुल साफ और हकीकत से खौफनाक हद तक करीब। एक मोड़, अदम वजूद, मौत, अटल। वह तसव्वुर भी न कर सकती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो ना होगी। खुदाया, ऐसा ना होगा, नहीं हो सकता। उसने सोचा, बहुत सोचा और फिर सर झुका लिया। ऐसा ही होगा, मौत अटल है। वह बाथरूम में गई, गाउन पहना और बावर्ची खाना में आ गई। ये जिंदगी थी, वो जिंदा थी और वो वापस जिंदगी में आ गई। सुबह बखैर मिसेस मैकेनल। खिचड़ी बालों वाली, खमीदा कमर वाली विली नारंगियों से रस निकाल रही थी। उसकी आंखों के नीचे खाल लटक रही थी। जामनी रंग की छोटी छोटी थैलियां। कागज के तौलिए से उसने अपने हाथ पहुंचे और चूल्हे की तरफ चली। मैं देखती हूँ विली, क्रिस ने कहा। क्रिस बड़ी हसास और हमदर्द थी। उसने देख लिया था कि विली थकी हुई और मुजमहिल थी। विली कराह कर एक बार फिर नारंगियों की तरफ मुतवज्जा हो गई। एक्ट्रेस क्रिस ने कप में कॉफी अंडेली और नाश्ते की मेज के कोने में जा बैठी और अपनी तश्तरी की तरफ देखा और मुस्कुराई। एक सुर्ख गुलाब उसमें रखा हुआ था। रेगान, मेरी फरिश्ता बेटी। अक्सर दफा जब क्रिस काम में मशगूल होती तो रेगान चुपके से उठती, अपने बिस्तर में से निकलती, बावर्ची खाने में जाती और क्रिस की तश्तरी में फूल रख देती और फिर अपने कमरे में वापस जाकर गहरी नींद सो जाती। क्रिस कॉफी की चुस्कियां लेने लगी और एक बार फिर उसकी नजर फूल पर पड़ी और वो उदास हो गई। उसका खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा उदास हो गया। बड़ी बड़ी नीली आंखें बुझ गईं। उसे याद आ गया, एक दूसरा फूल, एक बेटा, जिमी। बहुत अरसा पहले उसका इंतकाल हो गया था, सिर्फ 3 बरस की उम्र में। उस वक्त क्रिस जवान थी, हेरोइन ना थी बल्कि एक गुमनाम एक्स्ट्रा थी। तब उसने कसम खाई थी कि वो किसी से इतना बहुत सा प्यार ना करेगी जैसा कि जिमी से किया और उसके बाप से किया, क्रिस का शौहर हावर्ड मैकेनल। उसने गुलाब पर से नजरें हटा ली, लेकिन कॉफी के कप में से भाप के साथ उसका ख्वाब उभरा, मौत का ख्वाब। क्रिस ने जल्दी से सिगरेट सुलगाई। विली नारंगी का रस ले आई और क्रिस को चूहे याद आ गए। कार्ल कहाँ है? उसने मुलाजमा से पूछा। यहाँ हूँ मादाम। कार्ल मुद्दी खाने में से निकल आया। बुलंद कामत, तगड़ा, मरूब कुन, ठोड़ी पर पट्टी लगी हुई जहाँ उसने दाढ़ी बनाने में उस्तरा मार दिया था। फरमाइए। वह मेज के करीब आ खड़ा हुआ। कार्ल, अटारी में चूहे हैं, बेहतर होगा कि 1-2 चूहे दान ले आओ। चूहे हैं? यही कहा है मैंने, लेकिन अटारी तो बिल्कुल साफ सुथरी है। चलो ठीक है, यहाँ के चूहे नफासत पसंद होंगे। नहीं मादाम, चूहे तो नहीं हैं, हो भी नहीं सकते। कार्ल, मैंने सुना है उन्हें गुज़िश्ता रात। क्रिस ने गुस्सा दबाकर सुकून से कहा। शायद नलकियां हों, कार्ल ने कहा। तख्ते चिरचिरा रहे हों शायद। शायद चूहे हों कार्ल। अब तुम हुज्जत किए बगैर चूहे दान खरीद लाओ। बहुत अच्छा मादाम। वो जाने लगा। अभी जाता हूँ। तौबा है, अभी नहीं कार्ल, दुकानें खुली ना होंगी, बंद हैं। विली टपकी। देखता हूँ जाकर। वो चला गया। क्रिस और विली ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर विली सर हिलाकर चूल्हे की तरफ घूम गई। अजीब आदमी है ये कार्ल, विली की तरह कमर तोड़ काम करने वाला, वफादार, मोहतात। इसके बावजूद उसमें कोई खास बात थी जो क्रिस को बेचैन कर देती। क्या बात थी वो? घुमंड, सरकशी, घुन्नापन? नहीं, कुछ और जिस पर उंगली रखना मुश्किल था। कार्ल और उसकी बीवी विली पिछले 6 बरस से उसके साथ थे। इसके बावजूद वो कार्ल को अब तक समझ ना सकी। बड़ा पुरस्कार था वो। कदीम मिस्री तहरीर हेलोग्राफी की तरह एक दिखाई ना देने वाली नकाब सी पड़ी हुई थी उसके चेहरे पर। उसने चेहरे पर चेहरा लगा रखा था, जैसे मकना,
और उस मक्कना के पीछे कोई चीज हरकत कर रही थी, जैसे कोई घड़ी टिक टिक कर रही हो, और वो उस टिक टिक को अपने ज़मीर की आवाज़ की तरह जैसे सुन रही थी। उसने सिगरेट की गर्द एस्ट्रे में दबा दी और बैरूनी दरवाजे के खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनी। बंद है दुकानें। विली सर हिलाकर बुड़बुड़ाई। क्रिस नाश्ते से फारिग होकर अपने कमरे में आ गई और गाउन उतार कर अपना लिबास पहन लिया, स्वेटर और स्कर्ट। वो आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने अपने छोटे सुर्ख बालों की तरफ देखा जो बेतरतीब मालूम होते थे, अपने चेहरे की हल्की झाइयों को देखा और आंखें भैंगी करके अपनी जुबान निकाल दी। ए मेरी पड़ोसन हसीना, मैं बात कर सकती हूँ तुम्हारे शौहर से, तुम्हारे आशिक से। उसने एक बार फिर अपने अक्स के सामने जुबान निकाल दी और फिर उदास हो गई। हाय क्रिस, क्या लानती जिंदगी है। उसने अपना नकली बालों का बॉक्स उठाया और घर से निकलकर साफ सुथरी और सायेदार सड़क पर आ गई। घर से बाहर आकर वो एक लम्हे के लिए ठहर गई और मुंह खोलकर सुबह की ताज़ा हवा पीने लगी। उसने बाएं तरफ देखा। घर की दीवार से लगकर पत्थर की एक सीढ़ी थी, बहुत पुरानी, बहुत बुलंद और अमूदी खड़ी सीढ़ी जो बहुत नीचे एम सड़क तक चली गई थी। उससे जरा आगे कारों का बाड़ा था जहां कभी टैक्सियां रखी जाती थीं। खपरेली छत, कदीम तर्ज के बुर्ज और कदीम तर्ज की ईंटों की दीवारें। वो उस पुरानी तर्ज की इमारत को सोचती निगाहों से देखने लगी। मजे की जगह है, पुरसुकून है। लानत है, मैं यहाँ रह क्यों नहीं पड़ती। वो इमारत खरीद लूं, यहाँ गुजार दूं जिंदगी के दिन। कहीं कोई घंटा बजने लगा। उसने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का घड़ियाल गजर बजा रहा था। उसकी उदास आवाज दरिया के पानी पर लरज रही थी, फैल रही थी और उसके थके हुए दिल में सरायत कर रही थी। वो अपने काम की तरफ चली, भूतिया चेतान की तरफ, घास और फूल से बने हुए नकली झोंपड़े की तरफ। धोखा, जिंदगी एक धोखा। वो यूनिवर्सिटी कैंपस के फाटक में दाखिल हुई और उसकी उदासी और कनौतियत दूर हो गई और उसने ट्रेलरों की कितार की तरफ देखा तो उसका उदास दिल और भी बशाश हो गया। ये ट्रेलर ड्रेसिंग रूम थे जो कैंपस की जुनूबी दीवार से लगे एक कितार में खड़े थे। और 8 बजे फिल्म का पहला शॉट और वो अपने आप में होगी, और अब वो पहले से ही थी। एक्ट्रेस क्रिस। वो फिल्म के स्क्रिप्ट पर बहस करने लगी। बरके, इस वाहियात चीज पर एक नजर तो डाल लो जरा, वो बोली। ओह, तो स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है? वाह, बहुत उम्दा। डायरेक्टर बरके डैनिंग ने गाली बककर कहा। नित नई गालियों की इजाद उसकी खसूसियत थी। गालियां उसका तकिया कलाम थी। बरके डैनिंग, पस्त कामत, गट्ठा हुआ जिस्म, बाएं आंख शरारत से बार बार बंद होती हुई। उसने कांपती उंगलियों से, लेकिन बड़ी महारत से, एक सर्जन की तरह क्रिस के स्क्रिप्ट की एक धज्जी फाड़ ली। जरा जुगाली कर लूं, वो बोला। वह कॉलेज की इमारत के सामने वाले मैदान में खड़े थे और एक्टरों ने उन्हें घेर रखा था और उनके चारों तरफ एक्स्ट्रा थे। फ्लैश लाइटें थी, कैमरे थे, कारिंदे थे और मुख्तलिफ चीजें थीं। थोड़े फासले पर यहाँ वहाँ शूटिंग देखने वाले तमाशाई खड़े थे। उनमें ज्यादातर ईसाइयों की जमात, जेरोइट के पादरी और नो आमोस थे और बहुत से बच्चे। कैमरामैन ने आजिज आकर सुबह का अखबार उठाया, लेकिन उसने देख लिया कि बरके डैनिंग ने कागज की धज्जी मुंह में रखकर जुगाली शुरू कर दी थी और मुस्कुरा रहा था। चुनाचे अब शूटिंग देर से शुरू होगी। 50 बरस का बरके बेहद प्यारा आदमी था। अंग्रेजी तो इतनी साफ और उम्दा बोलता कि फिदा होने को जी चाहता। आखिर इंग्लिस्तान का था। खुश मजाज, खुश मजाक और हंसौड़। मुगलजात बकने में आप अपनी मिसाल। और शराब का रसिया। जब भी पीता बेतहाशा पीता। बहुत कम बहकना, बल्कि पीकर वो और भी दिलचस्प बन जाता। उस वक्त भी उसके सांस में सुबह पी हुई शराब की बू थी। शराब उसकी जान थी। हाँ तो जाने मन, अब बताओ स्क्रिप्ट में क्या लफड़ा है। सीन यूं था कि क्रिस तालिब इल्मों के एक गिरोह के सामने तकरीर करती है जो धरना दिए हुए हैं। कॉलेज का डीएन उन्हें समझा रहा है कि क्रिस दौड़ कर आती है, डीएन को एक तरफ धकेल देती है और चीख कर लड़कों से कहती है, ईंट से ईंट बजा दो। बात यह है कि इसका कोई मकसद नहीं है, बेमायनी, बेसरासर। क्रिस ने कहा, बेमायनी तो नहीं है, साफ है बिल्कुल। बरके ने कहा, यह झूठ था। बरके यानी वो इमारत की ईंट से ईंट क्यों बजा दें? क्या जरूरी है ये? आखिर किस लिए? तुम जिरहा कर रही हो? दिवालिया पिटवाना चाहती हो मेरा? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, आखिर वो इमारत की ईंट से ईंट क्यों बजा दें? इसलिए कि वो है स्क्रिप्ट में, नहीं यहाँ जमीन पर। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। प्रोफेसर ऐसा ना करेगी। करेगी मेरी जान, ऐसा ही करेगी। नहीं करेगी? कहो तो हम कहानी लिखने वाले को बुला लें। पेरिस में है वो, रूपोश है, यहाँ नहीं है। और फिर वो उसे गालियां बकने लगा। क्रिस हंसते हंसते बेहाल हो गई। बरके, तुम बहुत प्यारे और नामुमकिन आदमी हो। हाँ भाई हूँ, बरके ने यूं कहा जैसे 3 ममालिक का ताज ठुकरा रहा हो। तो अब शुरू करें हम।
کرس نے سنا نہیں، وہ قریب کھڑے ہوئے ایک پادری کی طرف دیکھ رہی تھی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس نے برکے کی پتھر پھاڑ گالی سنی تو نہیں۔ پادری کا رنگ گہرا تھا، چہرہ باکسر کا، عمر 40 کے لگ بھگ، آنکھوں میں کوئی خاص بات تھی، اداسی، اضطراب اور قلبی تکلیف۔ اس کے باوجود ان میں ہمدردی تھی، نرم دلی تھی، تسلی تھی، اور وہ کرس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بے شک اس نے گالی سنی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے کہا ہم شوٹنگ شروع کر دیں۔ وہ چونک کر برکے کی طرف گھوم گئی۔ ہاں بے شک، شکر ہے۔ نہیں ٹھہرو، خدایا اب کیا ہوا؟ اسے اعتراض سین کے اس حصہ پر تھا کہ وہ جملہ کہنے کے بعد فوراً عمارت کے دروازے میں سے دوڑ جاتی تھی۔ سین کا نقطہ عروج جو قطعی نقطہ عروج نہ تھا۔ یہ بالکل بیکار ہے، وہ بولی، ایک دم کنڈم۔ ہاں جانے من کنڈم ہے، برکے نے اسے اتفاق کیا، لیکن ایڈیٹر بضد ہے کہ یہ سین ہم کریں، چنانچہ ہم کر رہے ہیں، سمجھی؟ نہیں، ہاں بے شک، حماقت ہے بالکل، لیکن بات یہ ہے کہ بعد کے سین میں چونکہ جیڈاسی دروازے سے باہر آ رہا ہے، اس لیے ایڈیٹر کے خیال کے مطابق تمہارا اسی دروازے سے جانا ضروری ہے۔ کنڈم ہی نہیں، بوگس ہے بالکل۔ پھر بھی ہمیں کرنا ہے یہ سین، اب تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ جب فلم مکمل ہو جائے گی تو آخر میں اس پر کینچی چلا دوں گا، جگالی کے لیے لذیذ چیز ہوگی۔ کرس ہنسی اور مان گئی۔ برکے نے ایڈیٹر کی طرف دیکھا، جو بڑا ہی بد دماغ مشہور تھا اور وقت ضائع کرنے کے حق میں تھا۔ اس وقت وہ کیمرہ مین سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کرس نے برکے کی طرف دیکھا، جو لائٹیں لگوا رہا تھا، دوسری چیزیں ترتیب سے رکھوا رہا تھا، اور اس کے منہ سے مغلظات کا سیلاب ابل رہا تھا۔ وہ مزدوروں اور کاریگروں کی ماؤں اور بہنوں کی شان میں عجیب و غریب گستاخیاں کر رہا تھا، اور اپنے اس فن کے مظاہرے میں خود اپنے ہی پچھلے تمام ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ کرس جانتی تھی کہ شراب نوشی کے دوران جب وہ ایک خاص نقطے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا مزاج ایک دم سے گرم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دورہ اس پر صبح 4 بجے پڑتا تو وہ بڑے لوگوں کو فون کر کے انہیں گالیاں دیتا۔ کرس کو یاد تھا کہ ایک دفعہ ایک فلم کے پریمیئر پر ایک اسٹوڈیو کے مالک نے برکے سے بھری محفل میں کہہ دیا تھا کہ اس کی قمیض کی آستینیں گندی تھیں۔ اتنی سی بات کی سزا برکے نے اسے یہ دی کہ رات کے ٹھیک 3 بجے اسے بیدار کیا اور اسے اطلاع دی کہ وہ بڑوا ہے اور اس کا باپ رنڈی کا جنا ہے۔ دوسرے دن اسٹوڈیو کے مالک نے غم و غصے کا اظہار کیا تو برکے ایک دم سے بھولا بن گیا اور اعتراف کیا کہ اسے بھول جانے کا مرض ہے۔ کرس مسکرائی۔ اس کے خیال میں برکے شرابی نہ تھا اور نہ ہی وہ گنڈا، بلکہ وہ اس لیے پیتا تھا کہ اس سے اسی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ ڈائریکٹروں کی روایتی زندگی گزار رہا تھا اور بس۔ کرس دوسری طرف گھوم گئی۔ اس کی نظریں اس پادری کو تلاش کر رہی تھیں جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ جا رہا تھا دور، سر جھکائے ہوئے، آہستہ آہستہ، دل شکستہ سا، جیسے ایک کالا بادل بارش کی تلاش میں ہو۔ کرس کو پادری لوگ چونکہ پسند نہ تھے، خود اعتماد، خود مختار، خود یقین، بے حس اور خاموش، لیکن یہ پادری تیار؟ کرس برکے پوچھ رہا تھا۔ تیار؟ اچھا بھائی، اب ایک دم خاموش۔ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا۔ کیمرہ؟ یہ برکے تھا۔ سپیڈ؟ ہاں، اب ایکشن۔ کرس ایک دم سے دوڑ کر عمارت کی سیڑھیاں چڑھ گئی اور ایکسٹراؤں نے نعرے لگائے اور تالیاں بجائیں، اور ڈائریکٹر برکے سوچنے لگا کہ کرس کو کیا ہو گیا تھا۔ اس نے بحث کیے بغیر بہت جلد ہتھیار ڈال دیے، یہ اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ شام 4 بجے آسمان پر کالے کالے بادل گھیر آئے تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے شوٹنگ بند کر دی، اور اب کرس گھر جا رہی تھی، بے حد تھکی ہوئی۔ 36 اور او نمبر کی سڑک کے کونے پر اس نے رک کر ایک بزاز کو اپنا آٹوگراف دیا، جس نے دکان میں سے آواز دے کر اسے روک لیا۔ اب وہ سڑک کے کنارے پر کھڑی ٹریفک کے گزر جانے کی منتظر تھی کہ سڑک عبور کر سکے۔ اس نے یوں ہی سڑک کے اس پار دیکھا جہاں ایک کیتھولک گرجا تھا جس کا پورا عملہ پادریوں پر مشتمل تھا۔ کہتے ہیں کہ جان ایف کینیڈی نے جیکولین سے اسی گرجا میں شادی کی تھی۔ ہوگا بھائی۔ وہ سڑک عبور کر کے او اسٹریٹ میں پہنچ گئی اور ایک سکول کے قریب سے گزری۔ ایک پادری اپنی نائلون کی جرسی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیزی سے اس کے قریب سے نکلا چلا گیا۔ نوجوان تھا، اکڑ کر چل رہا تھا اور اس کے گالوں اور ٹھوڑی پر 2 دن کی داڑھی تھی۔ آگے بڑھ کر وہ دائیں طرف مڑ گیا اور ان مکانات کی طرف چلا جو گرجا کے پچھواڑے والے سین میں تھے۔ کرس اس سین کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئی اور حیرت اور دلچسپی سے نوجوان پادری کو دیکھتی رہی۔ وہ سفید دیواروں والی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ ایک پرانا پتلے تختوں کا دروازہ کھلا اور ایک دوسرا پادری باہر آیا۔ ہاں، یہ وہی پادری تھا جو برکے کی گالی پر مسکرایا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اس نے آنے والے نوجوان کو خوش آمدید کہا
और उसके शाने पर अपना हाथ रख दिया बड़ी शफकत से, एक बाप की तरह, और उसे अपनी कोठी में ले गया। क्रिस ने अपने जूतों की तरफ देखा। उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। क्या घपला है ये? क्या पादरी भी एतराफे गुनाह करते हैं? हल्की सी गरज हुई। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश होने वाली थी। खुदा करे धुआंधार बरसे। उसने अपने कोट के कॉलर खड़े की और आगे बढ़ गई। 1 मिनट बाद ही वो घर में थी। घर में दाखिल होते ही वो बाथरूम की तरफ भागी। वहां से फारिग होकर बावर्ची खाने में पहुंची। हाय क्रिस, कैसी रही शूटिंग? हसीन चेहरे, खूबसूरत सुनहरी बालों वाली शार्विन स्पेंसर मेज पर बैठी हुई थी। पिछले 3 बरस से वो रेगान की मौलमा और क्रिस की सेक्रेटरी थी। वही रफ्तार, क्रिस ने कहा और मेज पर रखी हुई डाक देखने लगी। कोई खास बात? ये बताओ कि आइंदा हफ्ते व्हाइट हाउस में डिनर खाओगी? पता नहीं, तुम अपनी कहो। मैं तो आइसक्रीम खा खा कर अपने आप को बीमार कर लूंगी। क्रिस हंसी। रिग कहाँ है? उसने पूछा। नीचे खेल के कमरे में। क्या कर रही है? खिलौने बना रही है। एक परिंदा बना रही है जो मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए है। एक परिंदा चाहिए मुझे। क्रिस ने चूल्हे के करीब पहुंचकर कप में गरम गरम कॉफी भरी। वो डिनर का क्या मामला है? मजाक कर रही हो? नहीं, शार्विन ने जवाब दिया। जुमेरात के दिन है, खुदा कसम। बड़ी पार्टी है, क़यामत की। नहीं, मेरे ख्याल में 5-6 आदमी हैं। मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, कसम से। क्रिस को इस इत्तला से खुशी हुई, हैरत नहीं। टैक्सी ड्राइवर, शायर, प्रोफेसर और नवाब क्रिस को दावतों में बुलाने के लिए बेचैन रहा करते। क्रिस की कौन सी बात पसंद थी उन्हें? उसकी जिंदगी। वो मेज पर बैठ गई। रिक का सबक कैसा चल रहा है? शार्विन ने सिगरेट जलाई। उसके अबरू पर बल थे। रियाजी में मगजमारी करनी पड़ रही है, वो बोली। हैरत है, खुद मुझे भी हैरत है। रियाजी उसका पसंदीदा मजमून है, शार्विन ने कहा। दरअसल ये नई किस्म की रियाजी जो है, तौबा। हेलो मम्मी। वो दरवाजे में से भागी आ रही थी। नाजुक बाहें आगे फैली हुई थीं। सुर्ख बालों की चोटियां ठुमकियां ले रही थीं। खूबसूरत चेहरा झाइयों से भरा हुआ। ओह हेलो, शरीर चुड़ैल। क्रिस ने उसे बाहों में समेटकर सीने से भींच लिया और उसके गाल चूमने लगी। वो अपने प्यार के बेपनाह सैलाब को रोक ना सकी। मजीद वो से। फिर उसने रेगान को अलग किया और प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगी। आज क्या करती रही तुम? कोई बेइंतहा मजेदार काम? बस काम? किस किस्म का? उसने अपने घुटने अपनी माँ के घुटनों के दरमियान फंसा दिए। सबक याद किया और पेंटिंग की। क्या बनाया? फूल, गुलाबी रंग के। और फिर हाँ, ये घोड़ा। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये आदमी जिसके पास घोड़ा है दरिया के किनारे? नहीं, हम दरिया के किनारे टहल रहे थे। नहीं मम्मी। और फिर ये घोड़ा जाता है और आदमी मुझे इस पर सवार होने देता है, सचमुच बैठने देता है 1 मिनट के लिए। क्रिस ने सवालिया और मुस्कुराती निगाहों से शार्विन की तरफ देखा और पूछा। वो था जब वो लोग वाशिंगटन में मुंतकिल हुए फिल्म की शूटिंग के लिए, तो शार्विन, जिसकी हैसियत अब घर के एक फर्द की थी, ऊपर की ख्वाबगाह में रहती थी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात उस घोड़े वाले से हुई जो करीब के ही अस्तबल में था। अब शार्विन को एक ऐसे मुकाम की जरूरत हुई जहां उसे तन्हाई मुयस्सर हो। तब क्रिस ने एक फैसला किया और शार्विन को एक पुरतकल्लुफ और ग्रां होटल में एक कमरा दिलवा दिया और उसका खर्च खुद ही बर्दाश्त करने पर इसरार किया। हाँ, वही था। शार्विन शर्मा कर मुस्कुराई। भूरे रंग का घोड़ा था, बेहद और इंतहाई शानदार। रेगान ने कहा। मम्मी, हम एक घोड़ा नहीं खरीद सकते? देखा जाएगा। कब? देखेंगे मेरी जान। वो परिंदा कहाँ है जो तुमने बनाया है? रेगान ने शार्विन की तरफ देखा। अंदाज सरजिंच का था। फिर वो मुस्कुराई। तो तुमने बता दिया मम्मी को? वो बोली। वो तो यानी मैं हैरत ज़दा करना चाहती थी मम्मी। तुम्हारा मतलब है लंबी मज़का खेज चोंच वाला परिंदा, जैसा तुम चाहती थी। हाय रिग, कितनी प्यारी हो तुम। देख सकती हूँ मैं उसे? उस पर रंग करना बाकी है। खाना कब मिलेगा? भूख लगी है बेपना। अभी तो 5 भी नहीं बजे। दोपहर का खाना कब खाया था? क्रिस ने शार्विन से पूछा। 12 बजे। कार्ल और विल्ली कब वापस आ रही हैं? क्रिस ने उन्हें दोपहर की छुट्टी दे दी थी, शायद 7 बजे, शार्विन ने जवाब दिया। मम्मी, हम हॉट शॉप में नहीं जा सकते, रेगान ने कहा। नहीं जा सकते? क्रिस ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, मुस्कुराई, उसका हाथ चूमा। अच्छा, दौड़ कर जाओ ऊपर और कपड़े बदल लो, हम इसी वक्त चलते हैं। तुम कितनी अच्छी हो मम्मी। और वो भागी कमरे से बाहर। रिग, वो नया लिबास पहनना, क्रिस ने पुकार कर कहा। तुम 11 साल की बनना पसंद करोगी? शार्विन ने कहा। यह पेशकश है तुम्हारी? क्रिस ने डाक उठा ली। अगर हो तो कबूल करोगी? शार्विन ने कहा। इस दिमाग के साथ जो मेरी खोपड़ी में है और जिसमें बेशुमार यादें कुलबुला रही हैं? बेशक। नहीं भाई, सौदा महंगा है। फिर सोच लो। सोच रही हूँ। क्रिस ने एक स्क्रिप्ट उठा लिया जिसके माथे पर एक नाम की स्लिप पिन की हुई थी। जैरस, क्रिस का एजेंट।
जहां तक मुझे याद है मैं ताकीद करके आई थी कि फिलहाल कोई स्क्रिप्ट ना भेजा जाए। पढ़ लो, बेहद जरूरी है, शारविन ने पूछा। अच्छा, मैं पढ़ चुकी हूँ आज सुबह। खासा है, क़यामत है, और मुझे एक नन का किरदार अदा करना है जो हवस परस्त और अय्याश होती है। तुम्हें कोई किरदार अदा नहीं करना है। अब ये तुम क्या पहेलियां बुझवा रही हो शारविन, और तुम्हारे होंठों पर यह मुस्कुराहट क्यों है? क्रिस, वो चाहते हैं कि ये फिल्म तुम डायरेक्ट करो। शारविन ने सिगरेट का धुआं उड़ाया। क्या? साथ में खत है, तुम खुद पढ़ लो। मेरे खुदा, शारविन तुम मुझे बना रही हो? क्रिस ने जल्दी जल्दी खत पढ़ा। स्टूडियो वाले सर स्टीफन मोर को बुक कर रही हैं। वो इस शर्त पर काम करने को तैयार हैं अगर। क्रिस ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर खुशी का नारा लगाया। हाय स्टीव, तुम सचमुच फरिश्ता हो। मम्मी, वो नया लिबास मुझे नहीं मिल रहा। जीने के माथे पर से रिगान ने चीख कर कहा। अलमारी में देखो, क्रिस ने जवाब दिया। देखा नहीं है, जरा सब्र करो, मैं आ रही हूँ, क्रिस ने कहा और चंद सेकंड तक स्क्रिप्ट की वर्क गर्दानी करती रही। फिर बोली, बकवास है शायद ये। अरे क्रिस, मेरे ख्याल में बहुत उम्दा है। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में संजीदा फिल्म में मज़ाहिया टुकड़े? शारविन हंसी। मम्मी, आ रही हूँ। क्रिस उठ खड़ी हुई। शारविन, घोड़े वाले के साथ मुलाकात का वक्त तय है? हाँ। तो फिर तुम जाओ, इस डाक से हम कल सुबह निपट लेंगे। शारविन उठी। नहीं ठहरो, क्रिस को याद आ गया, एक जरूरी खत है, आज ही रवाना करना है उसे। अच्छी बात है। शारविन ने पैर उठा लिया। मम्मी, रेगान के सब्र का पैमाना छलक गया। मैं होकर आती हूँ, क्रिस ने कहा और बावर्ची खाने से बाहर जाने लगी। लेकिन शारविन को अपनी घड़ी की तरफ देखते देखकर रुक गई। मेरे मुराकबे का वक्त आ गया है, शारविन ने कहा। क्रिस शारविन की तरफ देखने लगी। पिछले 6 महीने से उसकी सेक्रेटरी रूहानियत की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। लॉस एंजलिस में खुद तवज्जो से उसकी इब्तदा हुई, जो बाद में बुद्ध मंत्र में तब्दील हो गई। फिर घर में लोबान की खुशबू और जाप की आवाज गूंजने लगी। शारविन, क्या वाकई तुम्हें यकीन है कि इससे तुम्हें कुछ फायदा होगा? क्रिस ने पूछा। कम से कम रूहानी सुकून मिलता है, शारविन ने कहा। अच्छा, क्रिस ने खुश्क लहजे में कहा और शारविन को शब बखैर कहा। खत के मुतल्लिक उसने कुछ न कहा, और जब वो बावर्ची खाने से बाहर आई तो बुड़बुड़ा रही थी। 15-20 मिनट तक जाप करती रहो, शारविन ने कहा, हो सकता है इससे तुम्हें फायदा हो। क्रिस रुक गई और शारविन की इस बात पर गौर करने लगी, लेकिन फिर सर झटक कर जीना चढ़ गई। रेगान की ख्वाबगाह में पहुंची तो सीधी अलमारी की तरफ बढ़ी। रेगान कमरे के बीच में खड़ी छत की तरफ देख रही थी। क्या बात है? लिबास को तलाश करते हुए रेगान ने पूछा। ये वो हल्के जामनी रंग का सूती लिबास था जो उसने अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही खरीदा, और उसे अच्छी तरह याद था कि उसने लिबास अलमारी में लटकाया था। अजीब आवाजें आ रही हैं, रेगान ने कहा। हाँ जानती हूँ, हमारे दोस्त हैं, अटारी हैं। हैं? रेगान उसकी सूरत देखने लगी। गुलहरियां बेटी, क्रिस ने कहा। रेगान चूहों से डरती थी। लिबास की तलाश बेकार साबित हुई। देखा मम्मी, नहीं है यहाँ। वाकई नहीं है। हो सकता है विली गलती से धोने के कपड़ों के साथ ले गई हो, गायब ही हो गया। खैर, वो नेवी ब्लू पहन लो, वो भी अच्छा है। वो हॉट शॉप में गए। क्रिस ने सलाद मंगवाया और रेगान ने सूप, 4 क्रीम रोल, मुर्गी, पीने का चॉकलेट और आइसक्रीम। मेरे खुदा, इतना बहुत सा खाना ये कहाँ डाल रही हो? रेगान ने सोचा। अपने गिरेबान में। रेगान दुबली पतली थी और पहले उसकी खुराक इतनी ना थी। आज ये से क्या हो गया? क्रिस ने सिगरेट सुलगाई और खिड़की से बाहर देखने लगी। दरिया का पानी रोशनाई के रंग का नजर आ रहा था। बहुत अच्छा था खाना मम्मी, बहुत मजा आया। क्रिस उसकी तरफ घूम गई और रेगान के चेहरे पर अपने शौहर हावर्ड का चेहरा देखकर चौंकी। ये गालिबन रोशनी के जाविये का करिश्मा था। उसने रेगान की प्लेट की तरफ देखा। क्यों, पाए नहीं खाओगी? उसने पूछा। रेगान ने निगाहें झुका ली। थोड़ी सी कैंडी खा ली है मैंने। क्रिस ने सिगरेट एस्ट्रे में दबा दी। चलो अब चला जाए, वो बोली। 7 बजे से पहले वो लोग घर पहुंच गए। विली और कार्ल वापस आ चुके थे। रेगान तय खाने वाले खेल के कमरे की तरफ भागी। वो क्रिस के लिए परिंदा बनाने के लिए बेचैन थी। क्रिस स्क्रिप्ट लाने के लिए बावर्ची खाने में पहुंची। विली कॉफी बना रही थी और दुनिया जहां से बेजार और रूठी हुई मालूम होती थी। हेलो विली, कैसी रही फिल्म? उसने पूछा। विली बीटल की फिल्म देखना चाहती थी, लेकिन कार्ल इसे मोजार्ट की म्यूजिक की फिल्म में घसीट ले गया। दर्द सर, विली बोली और फिर आवाज दबाकर कहा, बेवकूफ कहीं का। ओह, मुझे अफसोस है। क्रिस ने स्क्रिप्ट बगल में दबा लिया। हाँ विली, तुमने रेगान का वो लिबास देखा है जो मैंने गुज़िश्ता हफ्ते खरीदा था? वही हल्के जामनी रंग का। हाँ, आज सुबह ही रेगान की अलमारी में देखा था। कहाँ रखा है तुमने? वहीं तो है। कहीं तुम धोने के कपड़ों के साथ तो गलती से उसे भी तो उठा नहीं ले गई? वहीं है। धोने के कपड़ों के साथ? नहीं, अलमारी में नहीं है, मैंने वहीं तलाश किया उसे।
विली कोई जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर होंठ भींचकर कॉफी की केतली की तरफ मुतवज्जा हो गई। कार्ल अंदर आया और गिलास उठाकर नल की तरफ चला। शाम बखैर मादाम, वो बोला। चूहेदान लगा दिए कार्ल? क्रिस ने पूछा। चूहे नहीं हैं। चूहेदान लगाए या नहीं? लगा दिए, लेकिन अटारी बिल्कुल साफ है, चांदनी की तरह। फिल्म कैसी थी? गजबनाक। उसकी पुश्त उसके चेहरे की तरह गैर जज्बाती बल्कि ठोस थी। क्रिस जाने लगी और फिर ये सोचकर पलटी कि एक और कोशिश करनी चाहिए इस पत्थर को हिलाने की। चूहेदान हासिल करने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई कार्ल? कोई मुश्किल नहीं। सुबह 6 बजे भी रात भर बाजार खुला रहता है। मेरे खुदा, क्या पत्थर आदमी है। क्रिस बहुत देर तक और बहुत आराम से गुसल करती रही, और जब अपनी ख्वाबगाह में पहुंची और अपना गाउन निकालने के लिए अलमारी खोली तो उसे रेगान का गुमशुदा लिबास मिल गया। वो क्रिस की अलमारी के फर्श पर नुचा हुआ और एक ढेर की तरह बड़ा था। उसने लिबास उठा लिया। ये यहाँ कहाँ से आ गया? डोरियां बदस्तूर उस पर बंधी हुई थीं। क्रिस सोचने लगी। उसे याद आया कि जिस दिन उसने ये लिबास खरीदा था उसी दिन अपने लिए भी 2-3 चीजें खरीदी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सब चीजें साथ ही रख दी हों। वो लिबास रेगान की ख्वाबगाह में ले आई, उसे हैंगर पर लटकाया और हैंगर अलमारी में लटका दिया। बहुत उम्दा कपड़े हैं तुम्हारे पास, चुनाचे खुश रहो और अपने अब्बा को याद ना करो जो कभी खत नहीं लिखते। वो अलमारी बंद करके पलटी तो खाने वाली मेज से टकरा गई। उफ, क्या जोर की ठोकर लगी है। अपने पैर की उंगलियां सहलाते हुए उसने देखा कि खाने वाली मेज अपनी जगह से हटी हुई थी। तो ये बात है, इसने मेज से टकरा गई, लेकिन ये अपनी जगह से इतनी दूर कैसे खिसक आई? शायद विली ने कमरा साफ करते हुए इसे खसकाया हो। वो मुतालिया गाह में आ गई। उसके हाथ में वो स्क्रिप्ट था जो उसके एजेंट ने भेजा। ये कमरा जदीद किस्म के मरूब कुन दीवान खानों से कतई मुख्तलिफ था। इसकी खिड़कियां लंबी चौड़ी और मेहराबी थीं, जैसी कि पुरानी किस्म की हवेलियों में होती हैं। ईंटों का बना हुआ आतिशदान कदरे बुलंद था। दीवारों पर आग की लकड़ी के तख्ते जुड़े हुए थे। छत शर्कन गर्बन और शुमालन जनूबन जाते हुए और एक दूसरे को कता करते हुए शैतीरों पर टिकी हुई थी। इस कदीम तर्ज के कमरे में चंद जदीद इजाफे भी किए गए। एक कोने में बार था, चंद तकिए और गद्दे, और एक चीते की खाल का कालीन जो क्रिस का जाती था, जो कमरे के 24 तख्तों के फर्श पर आतिशदान के करीब बिछा हुआ था। क्रिस अब उसी कालीन पर पैर फैलाकर वहां रखे हुए सोफे में धंस गई। उसने अपने एजेंट के खत को एक बार फिर पढ़ा। एतकाद, उम्मीद और हमदर्दी, 3 हिस्से, तीनों में मुख्तलिफ एक्टर और मुख्तलिफ डायरेक्टर। उसे उम्मीद वाला हिस्सा डायरेक्ट करना था। ख्याल उसे पसंद आया और नाम भी उसे पसंद आया, लेकिन इन लोगों का क्या है, आखिर में नाम बदल भी देती है। चुनाचे हो सकता है कि ये एतकाद, उम्मीद और हमदर्दी से पत्थर, दायरे और इस्मत बन जाए। दरवाजे की घंटी बजी। बरके डैनिंग, तन्हा आदमी, वो अक्सर आ जाया करता। क्रिस मुस्कुराई, और जब उसने बरके की आवाज़ सुनी जो कार्ल को एक एक मन की तोल तोल कर सुना रहा था, तो क्रिस ने उदासी से सर हिलाया। हाँ, हेलो। वो शराब कहाँ है, बेंच? वो कमरे में दार आया और सीधा बार की तरफ चला। आंखें बोतलों पर जमी हुई थीं और दोनों हाथ बरसाती की जेबों में। वो बार की तपाई पर बैठ गया, बार का जायजा लिया और मायूसी से सर हिलाया। फिर शिकार की तलाश में निकले हो? क्रिस ने पूछा। क्या मतलब? उसने नाक उठाकर सूं सूं हवा सूंघी। इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर वही मज़का खेज जज्बा है। क्रिस ने उसके चेहरे पर यही जज्बा एक दफ़ा पहले भी देखा था। उस वक्त वो दोनों लुसियाना में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। एक रात क्रिस को नींद ना आई तो वो बिस्तर में से निकलकर बरामदे में आ गई कि शायद कॉफ़ी या कोई साथी मिल जाए। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे और तब उसने खिड़की में से देखा डायरेक्टर जेबों में हाथ डाले तालाब के किनारे चला जा रहा था। जब वो बरामदे में पहुंची तो बरके होटल में दाखिल हो रहा था। साली, एक भी मछली कहीं नहीं है। क्रिस के करीब से गुजरते हुए वो बुड़बुड़ाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। क्रिस ने बाद में जब हंस हंस कर इस वाक़े का जिक्र किया तो बरके गुस्सा हो गया और उसने क्रिस से कहा कि वो उल्टे सीधे ख्वाब देखती और फिर उन्हें सच समझ लेती है। चूंकि मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए लोगों ने मुझे अय्याश, और चूंकि तुम एक्ट्रेस हो इसलिए लोगों ने तुम्हें चालू यकीन कर लिया है, वो बोला। अब क्रिस ने बार के पीछे जाते हुए बरके को ये वाक़या याद दिलाया तो उसने कहा, अब ये बच्चों की सी बातें ना करो। साली, सारी शाम गारत हो गई, बेंच अमले के साथ चाय पीता रहा हूँ। क्रिस बार पर दोनों कोहनियाँ टेक कर बरके की तरफ झुक गई। सच कहते हो, सिर्फ चाय पीते रहे? हाँ बिल्कुल, उड़ाओ मजाक। चाय पर तो तुम तहस नहस हो जाते हो, क्रिस ने कहा, और वो भी पादरी मौजूद होता तो। और यहाँ तुम कॉलेज के पादरियों के साथ? नहीं, पादरी मदहोश नहीं होते, पीते नहीं। तुम तो पागल हो गई हो, वो चीखा। वो तो ढकोसती हैं सचमुच। ऐसी इस्तेदाद मैंने उम्र भर नहीं देखी। बल्कि यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, वो रेगान भी है। गालियाँ मत बको। हाँ, रेगान, बरके ने एकदम से सरगोशी में कहा। वो साली मेरी शराब कहाँ है?
बताओगे मुझे कि कॉलेज के अमले के साथ चाय पर तुम क्या कर रहे थे? कौमी यकजहती और अवाम के हकूक जैसे वाहियात मौज़ूआत पर बातचीत जो तुम्हें करनी चाहिए। क्रिस ने उसे शराब दी। आखिर हम उनके घास के कतात और उनके बाग की बहन डैश रही हैं। डायरेक्टर ने गिलास मुंह से लगा लिया। हाँ, हंसो भी हंसो, तुम यही तो कर सकती हो, अपने खूबसूरत दांतों और कूलों की नुमाइश। इसी खसूसियत ने तो तुम्हें मशहूर एक्ट्रेस बनाया है। बल्कि मैं तो ज़रा मुस्कुरा रही थी। भाई, किसी न किसी को भरम रखने के लिए शराफत का सबूत देना ही पड़ता है। और कितनी दफ़ा तुमने एमसी और बीसी कहा था बरके? अब ये साली इंतहा है, उसने पूछा। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारा क्या हाल है? क्रिस ने शाने उचका दिए। खफा हो? कहो, चलो बताओ क्या हाल है। पता नहीं, अपने चाचा को ना बताओगी? लानत, मेरे ख्याल में मुझे भी ज़रूरत है इसकी। उसने गिलास की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हाँ पियो, तुम्हारे मैदे के लिए बढ़िया चीज़ है। हाँ तो अब कहो। क्रिस गिलास में शराब उंडेल रही थी। कभी मरने के मुतल्लिक सोचा है? हैं, यानी मरने के मुतल्लिक? क्रिस ने उसकी बात काट दी। कभी सोचा है उसके मुतल्लिक? यानी इसका मतलब क्या है मरने का, हकीकत में मरने का? बरके ने बेचैनी से पहलू बदल कर जवाब दिया। पता नहीं, नहीं सोचा, कभी सोचा नहीं, कभी सोचना भी नहीं। लेकिन ये मौजू तुमने छेड़ा ही क्यों? क्रिस ने शाने उचकाए। ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। उसने अपने गिलास में बर्फ के टुकड़े छोड़ दिए और फिर सर को हिलाकर बोली। हाँ ठीक है, आज सुबह सोचा था मैंने इसके मुतल्लिक, एक ख्वाब की तरह। एक ख्वाब, और फिर उससे बेदारी में यूं ही ख्याल आया। क्या मतलब इसका? खात्मे का खात्मा, जैसे मैंने इसके मुतल्लिक पहले कभी सुना भी ना था। उसने सर झटका। मेरे खुदा, ये ख्याल तो मेरे लिए आसेब बन गया है। मैंने यूं महसूस किया जैसे मैं किसी सैयारे पर से गुजर रही हूँ, 1000 लाख फी घंटा की रफ्तार से। ये क्या बकवास है? मौत तो एक पुरसुकून नींद है। मेरे लिए नहीं, बस सब कुछ खत्म हो जाता है। अरे भाई, आदमी मरने के बाद अपने बच्चों में जिंदा रहता है। तुम भी रहोगी, लेकिन मेरे बच्चे जमा में नहीं हैं। हाँ ठीक है, एक बच्ची काफ़ी है। मेरा मतलब है बरके, ज़रा सोचो तो, अदम वजूद हमेशा के लिए। लानत है क्रिस, तुम यार आइंदा हफ्ते पादरियों के साथ चाय पीने चली जाना, वो तुम्हें सुकून बख्शेंगे। उसने धड़ाम से गिलास रख दिया। भर दो इसे। तुम जानो बरके, मैं नहीं जानती कि वो पीते हैं। तुम तो निरी गधी हो। वो लोग एतराफ़े गुनाह के लिए जाती हैं। अब ये बीसी मैं क्या जानूं? बरके एकदम से धाड़ा। भाई, तुम भी तो कभी पादरी बनने। वो बीसी शराब कहाँ है? कॉफ़ी पियोगे? ये क्या मजाक है क्रिस? एक गिलास भर दो। रात का गोला बारूद, लिंकन हाईवे, वाहियात, और मुझे वाहियात शराब से नफरत है। उसने गिलास आगे बढ़ाया। क्रिस ने भर दिया। मेरे ख्याल में 2-1 को बुला लूं? क्रिस बुड़बुड़ाई। किसको? जो भी बड़े हों, मेरा मतलब है पादरी। फिर वो तुम्हारा पीछा ना छोड़ेंगे, लुटेरे हैं। क्रिस ने समझ लिया कि बरके अब आपे से बाहर हो रहा था। चुनाचे उसने जल्दी से मौजू बदलकर उसे उस स्क्रिप्ट के मुतल्लिक बताया जो उसे उसके एजेंट ने भेजा। अच्छा, बहुत उम्दा, बरके बुड़बुड़ाया। मेरी तो तबीयत घबरा रही है। अरे डार्लिंग, डायरेक्शन उसी वक्त मुश्किल है जब तुम उसे मुश्किल समझो, वरना बच्चों का खेल है। आधे घंटे तक वो इसी पर बहस करते रहे। आपने बुलाया मादाम? कार्ल दरवाजे पर मुस्ताद खड़ा हुआ था। हेलो थॉर्नडाइक, बरके ने कहा। बान रीख नाम है तुम्हारा? मैं जरा गड़बड़ा गया हूँ। जी, मेरा नाम कार्ल है। हाँ हाँ, बेशक भूल गया था। हाँ तो कार्ल, तुम क्या थे, गुस्तापो या एजेंट, या क्या थे? जी, मैं जर्मन नहीं स्विस हूँ। ओह अच्छा अच्छा। कार्ल क्रिस की तरफ घूम गया। मादाम को ज़रूरत है किसी चीज़ की? बरके, कॉफ़ी लोगे? अपनी खूबसूरत दुम भी डाल दो। डायरेक्टर उठा कमरे से और फिर घर से भी निकल गया। कार्ल, टेलीफोन के प्लग निकाल लो, वो बोली। जी अच्छा मादाम, और कोई हुक्म? थोड़ा सा सांका, रिग कहाँ है? नीचे खेल के कमरे में। बुलाऊं? हाँ, उसके सोने का वक्त हो गया है। नहीं ठहरो, मैं जाती हूँ, देखूं तो सही उसने मेरे लिए कैसा परिंदा बनाया है। तुम मेरे लिए सांका ले आओ। जी अच्छा मादाम। और हाँ, बरके की तरफ से भी मुआफ़ी मांगती हूँ, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। बस यही बात तो उसे खा गई। क्रिस तय खाने में पहुंची जहाँ खेल का कमरा था। हाय गुड़िया, क्या कर रही हो? परिंदा बन गया? हाँ आओ देखो, बन गया बिल्कुल। कमरा खूबसूरत और सजा हुआ था। कैनवस, पेंटिंग, मोनोग्राम, फोनोग्राफ, खेलों के लिए मेज़ें और खिलौने बनाने के लिए चीज़ें। वाह शानदार। क्रिस ने वो परिंदा घुमा फिरा कर देखा जो उसकी बेटी ने उसके हाथ में पकड़ा दिया था, जो अभी गीला था और परेशान परिंदा मालूम होता था। उसका रंग नारंगी था, सफ़ेद चोंच पर नीली और सफ़ेद धारियां थी। परों का गुच्छा उसके सर पर गूंद से चिपका दिया गया। पसंद आया? रिगान ने पूछा। बहुत, बल्कि हद से ज़्यादा। नाम है इसका कुछ? उम्दा सा नाम, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो मैं सोचती हूँ, हाँ हाँ, गोंगा परिंदा कैसा रहेगा?
अच्छा है ना, तो फिलहाल मैं इसे यहीं छोड़ती हूँ, जब खुश्क हो जाए तो अपने कमरे में ले जाऊंगी। क्रिस जब परिंदा देख रही थी तो उसकी नज़र ओजा बोर्ड पर पड़ी। वह भूल गई थी कि यह बोर्ड उसके पास था। अपनी किस्मत और मुस्तकबिल का हाल मालूम करने के लिए उसने पता नहीं किस धुन में ये बोर्ड खरीद लिया कि उसे तसल्ली तो मिले। झूठी सही, लेकिन उसकी ये आरजू पूरी ना हुई। 1-2 दफ़ा वो ये खेल शारविन के साथ और 1 दफ़ा बरके के साथ खेली थी, जिसने बड़ी महारत से प्लास्टिक के प्लांचेट चलाए थे और ऐसे ऐसे फौहश जवाब हासिल किए कि खुद वो आखिर में 20 रूहें चीख उठा। तुम खेलती हो ओजा बोर्ड से? हाँ। जानती हो किस तरह खेला जाता है इससे? हाँ हाँ, देखो बताती हूँ तुम्हें, रेगान ने कहा और बोर्ड के सामने बैठने लगी। लेकिन इसे खेलने के लिए 2 आदमियों की ज़रूरत होती है। नहीं तो मम्मी, मुझे दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रिस ने कुर्सी घसीट ली। अच्छा आओ, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। अच्छी बात है। पता नहीं क्यों रेगान हिचकिचा रही थी। रेगान ने सफ़ेद प्लांचेट पर अपनी उंगलियों की पोरें रख दी और जब क्रिस ने अपने काले प्लांचेट की तरफ बढ़ाया तो वो एकदम से खिसक कर उस खाने पर टिक गया जिस पर नहीं लिखा हुआ था। क्रिस अपनी बेटी की तरफ देखकर खजालत से मुस्कुराई। मम्मी, मुझे अकेली ही खेलने दो। तो तुम नहीं चाहती कि मैं खेलूं? ये बात नहीं है मम्मी, दरअसल कप्तान हाउडी ने कहा है। नहीं। कप्तान कौन? कप्तान हाउडी? ये कप्तान हाउडी कौन है बेटी? वो हैं जिनसे मैं सवाल पूछती हूँ और वो जवाब देती हैं। अच्छा, हाँ बहुत अच्छे हैं कप्तान हाउडी। क्रिस एकदम से मुतफिक्र हो गई। बच्ची को अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसके बावजूद जब क्रिस और उसके शौहर में तलाक हो गई तो इसका कोई रद्द अमल रेगान पर ना हुआ और क्रिस को ये बात अजीब और परेशान कुन मालूम हुई। हो सकता था कि रेगान अपने कमरे की तन्हाई में रोई हो या अब भी रोती हो, लेकिन ये क्रिस यकीन से ना कह सकती थी। लेकिन क्रिस को एक फिक्र लाहिक हो गई कि क्या पता रेगान की ये बेताल्लुकी और खामोशी किसी वक्त किसी किस्म की दिमागी बीमारी की सूरत में फट पड़े। अब ये एक ख्याली साथी था उसका जो उसके साथ खेलता था और ये कोई अच्छी बात ना थी। ये हाउडी उसके बाप हावर्ड की बिगड़ी हुई शक्ल तो ना थी? हो सकता था। अगर ऐसा ही है रिग, तो तुम मुझे परिंदे का नाम क्यों ना बता सकी? और अब एकदम से ये नाम बता दिया, कप्तान हाउडी। तुम इसे कप्तान हाउडी क्यों कहती हो? इसलिए कि यही उसका नाम है, रेगान ने जवाब दिया। किसने कहा? उसी ने कहा। बेशक। हाँ बेशक। और क्या कहता है वो तुमसे? बातें। कैसी बातें? रेगान ने शाने उचकाए। बस बातें। मसलन? मैं दिखाती हूँ तुम्हें। चंद सवाल पूछती हूँ मैं उससे। हाँ पूछो, मैं भी देखूं कप्तान हाउडी का कमाल। रेगान ने अपनी उंगलियां प्लांचेट पर आहिस्ता से रख दी और नजरें बोर्ड पर जमा दी और क्रिस ने देखा कि उसकी आंखें यकलख्त फैल गईं। कप्तान हाउडी, तुम्हारे ख्याल में मेरी मम्मी खूबसूरत है ना? रेगान की आवाज बोझल सी थी। 1 सेकंड, 5, 10, 20। कप्तान हाउडी। मजीद कई सेकंड गुजर गए। क्रिस हैरत ज़दा थी। वो मुतवक्का थी कि उसकी बेटी प्लांचेट को खिसका कर हाँ के खाने पर रख देगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब इसे क्या कहें, लाशऊरी दावत के, ये तो पागलपन है। कप्तान हाउडी, ये बड़ी बदतमीज है। रेगान ने खफकी से कहा। तुम्हारे ये कप्तान सो गई हैं शायद। अच्छा ऐसा ख्याल है तुम्हारा? मेरे ख्याल में अब तुम्हें भी सोना चाहिए, वक्त हो गया। चलो बेबी, सो रहो चलकर। कप्तान हाउडी गधा है, रेगान ने कहा और उठकर अपनी माँ के साथ चल दी। क्रिस ने उसे लिटाकर लिहाफ उड़ा दिया और खुद पट्टी पर बैठ गई। रिग, कल इतवार है, चुनाचे मेरी छुट्टी रहेगी। अब बताओ कल कुछ करना है तुम्हें क्या? जब वो लोग वाशिंगटन आए थे तो क्रिस ने रेगान के लिए सहेलियां और दोस्त तलाश करने की कोशिश की। उसे सिर्फ एक लड़की मिली। उसकी उम्र 12 साल की थी और नाम जोडी था, लेकिन जोडी अपने वालिदैन के साथ ईस्टर की छुट्टियां मनाने चली गई। चुनाचे अब क्रिस को फिक्र थी कि रेगान कहीं तन्हाई महसूस न करने लगे। अब ये तो मैं भी नहीं जानती, कुछ तो करें, आखिर सैर को ही चले जाएं। हाँ चेरी ब्लॉसम, हाँ ठीक है, चेरी ब्लॉसम खुले होंगे। ये फूल तो तुम्हें पसंद है, उन्हें देखने चला जाए। हाँ मम्मी, और कल रात को एक फिल्म देखी जाए। कैसा है प्रोग्राम? उम्दा। क्रिस ने रेगान को सीने से लगाकर भींचा। रेगान ने जवाब में ऐसा ही किया। रिग, बहुत चाहती हूँ मैं तुम्हें, क्रिस ने कहा। मम्मी तुम चाहो तो मिस्टर बर्के को ला सकती हो। क्रिस पीछे हट गई। बर्के? मेरा मतलब है मेरे लिए ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, क्रिस मुस्कुराई। रिग, मैं बर्के को क्यों लाने लगी? इसलिए कि वो तुम्हें पसंद है। हाँ पसंद है, तुम्हें पसंद नहीं है। रिग ने कोई जवाब ना दिया। क्या बात है बेबी, तुम उनसे शादी करने वाली हो मम्मी, है ना? ये सवाल ना था बल्कि बराह रास्त बात थी। क्रिस ने बेख्तियार कह कहा लगाया। अरे नहीं बेबी, ये क्या कह रही हो तुम? बल्कि वो फिर हंसी। ये ख्याल तुम्हें क्यों आया? लेकिन वो तुम्हें पसंद है। मुझे तो मटर भी पसंद है, मैं शादी कर लेती हूँ उनसे। बल्कि मेरा एक दोस्त है और बस। तुम उन्हें डैडी की तरह पसंद नहीं करती। तुम्हारे डैडी से तो मैं प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारी डैडी से हमेशा प्यार किया।
मिस्टर बर्के यहाँ इसलिए आते हैं, अकेले हैं और मेरे सिर्फ दोस्त हैं। बहरहाल मैंने सुना था। क्या सुना था? किससे सुना था? रेगान की आंखों में बिजलियां कौंध गईं। वो हिचकिचाई, शाने उचकाए। पता नहीं, बस यूं ही ख्याल आया था। तो झटक दो, ये ख्याल अहमकाना है। अच्छा, अब सो जाओ। थोड़ी देर किताब पढ़ूं? नींद नहीं आई? ठीक है, अपनी नई किताब पढ़ो, यहाँ तक कि नींद आ जाए। शुक्रिया मम्मी। शब्बा खैर बेटी। शब्बा खैर मम्मी। क्रिस ने दरवाजे में से उसकी तरफ बोसा फेंका और फिर दरवाजा बंद कर दिया। वो जीना उतरने लगी। बच्चों के ऐसे ख्यालात क्यों और कहाँ से आते हैं, वो सोच रही थी। उसने सोचा कहीं रेगान ने बर्के को तो उसके तलाक का सबब नहीं समझ लिया। तौबा, बकवास है ये। रेगान जानती थी कि खुद क्रिस ने तलाक ली थी, लेकिन वो ये ना जानती थी कि हावर्ड को दूसरी औरत मिल गई। क्रिस मेरी जान, अब ये तहलील नफ्सी किए बगैर ये करो कि अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करो। मुतालियागाह में स्क्रिप्ट। वो आधी से ज्यादा स्क्रिप्ट देख चुकी थी कि उसने रेगान को आते हुए देखा। क्या बात है रिग? वो अजीब आवाजें शुरू हो गई हैं मम्मी। तुम्हारे कमरे में? जैसे कोई दस्तक दे रहा है। मैं सो नहीं सकती। अब वो चूहेदान कहाँ हैं? क्रिस ने सोचा। रिग, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या बात है। क्रिस उसे कमरे में ले आई, अपने बिस्तर में लिटा दिया। जब तक नींद न आए तब तक टीवी देख सकती हूँ। तुम्हारी किताब कहाँ है? मिली ही नहीं। टीवी देखूं? हाँ हाँ। क्रिस ने टीवी चला दिया। आवाज और ऊंची कर दूं या ठीक है? ठीक है, सोने की कोशिश करो। अच्छा। क्रिस लाइट बुझाकर हॉल में आ गई। अब वो तंग सीढ़ी चढ़ रही थी जो अटारी तक जाती थी। उसने दरवाजा खोला, लाइट का स्विच तलाश करने लगी। मिल गई। लाइट जलाई। वो झुककर अटारी में दाखिल हो गई। उसने चारों तरफ देखा। फर्श पर 6 चूहेदान रखे हुए थे। कमरा साफ सुथरा था, हत्ता कि हवा भी बोझल न थी। दीवारों में और छत में सुराख न थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं। क्रिस उछल पड़ी। उसका दिल कलाबाजी खा गया। मेरे खुदा, किसकी आवाज थी ये? वो एकदम से उस तरफ घूम गई जिस तरफ से आवाज आई। अरे कार्ल, ये क्या वाहियात है? मैं तो डर ही गई। कार्ल सीढ़ी पर खड़ा हुआ था। माफी चाहता हूँ मादाम, लेकिन आपने देखा ना? कुछ नहीं है, साफ है बिल्कुल। हाँ देखा, शुक्रिया। शायद बिल्ली मुनासिब रहेगी। क्या? चूहे पकड़ने के लिए? क्रिस के जवाब के इंतजार किए बगैर वो सर हिलाकर नीचे उतर गया। एक लम्हे तक क्रिस दीवार की तरफ देखती रही। कार्ल या तो निरा अहमक था या जरूरत से ज्यादा होशियार। वो फैसला न कर सकी वो दोनों में से क्या है। उसे फिर वो अजीब आवाजें याद आ गईं। उसने छत की तरफ देखा। सड़क पर बहुत से पेड़ थे, उन पर बेलें लिपटी हुई थीं। घर के सामने का ज्यादातर हिस्सा, 1/3 हिस्सा दरख्तों से गोया ढका हुआ था। तो ये कहीं गुलहरियां तो न थी? वही होंगी, या शायद दरख्तों की टहनियां हों। हाँ, टहनियां ही होंगी। हवा बहरहाल तेज थी जरा। शायद बिल्ली मुनासिब रहेगी। क्रिस ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। बहुत होशियार है ये कार्ल, है ना? वो शरारत से मुस्कुराई। वो नीचे उतरकर रेगान के कमरे में पहुंची, कोई चीज उठा ली और वापस अटारी में आ गई। और 1 मिनट बाद वो अपने कमरे में आ गई। रेगान गहरी नींद सो रही थी। क्रिस ने उसे आहिस्ता से अपने हाथों पर उठाया, उसे खुद उसी के कमरे में ले आई, उसी के बिस्तर पर लिटा दिया। वापस अपने कमरे में आई, टीवी बंद किया और अपने बिस्तर में सो गई। सुबह तक घर खामोश रहा।